हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। लाइट हैज़ अ वेरियस प्रॉपर्टीज, सम ऑफ दैम, जैसे कि हम बेसिकली 9-10 से ही पढ़ते आते हैं कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, 10th में भी 12th में भी पढ़ा होगा। ओके, रिफ्रैक्शन क्या है, डिस्पर्सन क्या है। ओके, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई भी प्लेन सरफेस से हमारी लाइट स्ट्राइक करती है तो वो क्या होती है, अगेन रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल से बैक हो जाती है। ओके, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी कि हमारी लाइट किसी भी सरफेस को क्रॉस ना करके वहाँ से फिर से वो सेम जितने एंगल से वो आई थी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, बैक अपने पाथ पे चली जा रही है, तो उस लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टर्म है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जनरली इंसिडेंस रे आती है और वो नॉर्मल रे से जो होता है, मतलब कि वो नॉर्मल रे के कंपेयर में क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट होके थोड़ा सा बेंड होती है। जैसे कि उसका जो एंगल है वो पहले इस तरह से जा रहा होगा, मतलब वो थोड़ा जैसे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की वजह से क्या होता है, उनमें उनके एंगल में थोड़ा सा चेंज आता है, यानी लाइट स्ट्रेट जाने के बजाय बिल्कुल वो थोड़ा सा बैंड होती है, क्योंकि जब भी कोई लाइट पास करेगी या तो वो लाइटर मीडियम से हायर डेंस मीडियम में जाती है ना, तो फिर क्या होता है, डेंस मीडियम यानी मीडियम का जो वो है कंसंट्रेशन है, यानी कि मीडियम में कितने पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे मीडियम में वो उतना ही डेंस मीडियम होगा। ओके, और जिसमें पार्टिकल्स कम होंगे वो उतना ही लाइट मीडियम होगा। जब भी हमारी लाइट होती है, जो रेज आती हैं, या तो वो डेंस मीडियम से हमारे लाइट मीडियम में जाती हैं तो भी उनका थोड़ा सा बेंडिंग होता है थोड़े से एंगल पे। ओके, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं जाएंगे, जितने एंगल से आ रही हैं उतने ही एंगल से नहीं निकलती है वो, थोड़ा बहुत उनमें बेंडिंग होती है, या तो वो अवे जाएंगी नॉर्मल से या तो क्लोज आएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन यानी कि एक सिंगल रे को हम अपने प्रिज्म के थ्रू क्या करते हैं, भेजते हैं, लेकिन जब हम दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी साइड में क्या होता है, हमारे कई सारी लाइट ऑब्जर्व होती हैं एक सिंगल लाइट से ही। ओके, इसी प्रोसेस को हम डिस्पर्जन कहते हैं ना। यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन के बारे में देखना है। रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर, यानी कि रिफ्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि जब भी हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उसके एंगल डायरेक्शन में चेंज होगा। ओके, जैसे कि जब भी हमारा जो इसी वजह से क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ पानी में रखते हैं या फिर किसी भी डेंस मीडियम में रख रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने रखा जो रियल पोजीशन होगी पेंसिल की वो यहाँ होनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी सी बैंड होके हमें इस तरह से दिखती है, लेकिन अगर हम उसे टच करेंगे तो हमें यहीं उसके ऊपर ही फील हो जाएगा। लेकिन हमें ऑब्जर्व क्यों हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है, हमारी जो आंखों में जो लाइट आती है वो हमें रियल नहीं दिखती है। ओके, वो रिफ्रैक्ट हुई लाइट होती है। ओके, इट अकर्स एज द स्पीड ऑफ द लाइट चेंज इन द डिफरेंस मीडियम, यानी कि क्या होता है कि ऐसा होता क्यों है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता क्यों है, क्योंकि जब भी हमारी लाइट पास करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उसकी स्पीड में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से वो थोड़ा सा उसका एंगल क्या होता है, डिफर कर जाता है। रीजन फॉर दिस इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी इज द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल इन द वेरियस मीडियम। जैसा कि मैंने बोला कि मतलब कि अगर टू मीडियम है, हो सकता है एक मीडियम में दूसरे मीडियम के कंपेयर में पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो कम हो या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, तो इस वजह से उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है। अगर ज़्यादा डेंस मीडियम होगा तो लाइट को थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी क्रॉस करने में उस मीडियम को, तो इस वजह से वो बेंडिंग शो करते हैं। ओके, refraction is the bending of the light when the light passes from one medium to the another. Useful words to describe refraction of the light. Okay, यानी refraction को हम कैसे define कर सकते हैं, it is the process of bending of the light when it pass from one medium to the another. Okay, ये हमारा simply हमारा refraction का diagram है। ये हमारी इंसिडेंस रे हो गई, ये हमारे रिफ्रैक्टेड रे जो कि हमारे बैक जाने की बजाय वो हमारे मीडियम में एंटर कर जाती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया जो नॉर्मल और इंसिडेंस के रे के बीच का एंगल है, और ये हमारे रिफ्रैक्टेड एंगल है। ओके, और ये हमारी नॉर्मल रे है ना। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है, हमारी जो आँखों में जो लाइट है। ओके, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे रियल फेस तो यहाँ पे है, लेकिन हमें क्या होता है, हमें जो लाइट जब वहाँ पे जा रही है तो वो थोड़ी सी अपने एंगल से डेविएट होके हमें वो फेस कहाँ ऊपर की तरफ दिखती है, लेकिन रियलिटी में वो है कहाँ पे, यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट, विल्बर स्नेल। ये विल्ब्रॉड स्नेल क्या है, डच एस्ट्रोनॉमर एंड द मैथमेटिशियन। ये हमारे मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, और इन्होंने क्या कहता है, एक लॉ दिया था, स्नेल लॉ, आइडेंटिफाइड द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का रिलेशन दिया था, स्नेल्स लॉ, आपने सुना होगा 10th में भी 12th में भी। ओके, लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन द रेशियो ऑफ द साइन आई टू द साइन आर इज कांस्टेंट, यानी कि साइन आई इज द इंसिडेंस एंगल, साइन आर क्या है हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, ये हमारे इनके रेशियो क्या है, कांस्टेंट के बराबर हैं। दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। Snell's law states that the ratio of the sine of the angle of incidence and the refraction is equivalent to the ratio of the velocities in the two media। और वो किसके इक्वल होगा, दोनों इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटी क्या है दोनों मीडियम में, और इक्विवेलेंट टू द अपोजिट रेशियो ऑफ द इंडिसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन। और ये हमारे इक्विवेलेंट मतलब कि इक्वल होंगे किसके, अपोजिट रेशियो ऑफ द इंसिडेंसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन। नाउ कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, यहाँ पे एक हमें कार एनालॉगी, यानी कि हमें सिंपल एग्जांपल लेके बताया गया है, कार के मीडियम से हम मतलब समझेंगे, कार के थ्रू, कार का एग्जांपल लेके। जैसे कि कोई कार ट्रेवल कर रही है एट एन एंगल टुवर्ड्स अ मडी सरफेस, यानी एक ही एंगल पे वो क्या कर रही है, मूव कर रही है मडी सरफेस के ऊपर। वन फ्रंट व्हील हिट्स मडी सरफेस एंड स्लोज डाउन। जैसे ही एक पहिया जो होगा, व्हील होगा, वो मडी सरफेस पे क्या होगा, हिट होगा, तो उसकी स्पीड होगी वो डाउन होगी, और अदर व्हील्स कंटिन्यू टू मूव एट अ हायर स्पीड। लेकिन दूसरे वाले साइड जो दूसरा पहिया होगा वो तेज मूव कर रहा होगा। ओके, कॉज द पाथ टू बेंड, और इस वजह से क्या होता है कि उनका पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक व्हील हमारी फास्ट चल रही है और एक हमारी थोड़ी स्लो है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इन मिनरल्स। अब ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर एवरी सब्सटेंस। एवरी सब्सटेंस की अपनी अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ओके, दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ द लाइट वेरीज इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि हर मीडियम में अलग अलग डिफरेंट लाइट स्पीड होती है। When light rays enter a mineral, जैसे ही हमारी लाइट रेस मिनरल में एंटर करती हैं, there is also change in velocity, उनकी वेलोसिटी में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। एंड hence each mineral has a characteristic refractive index, और इसी वजह से हर मिनरल्स का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो कि हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में उन्हें। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइसोट्रॉपिक मिनरल्स। आइसोट्रॉपिक मिनरल्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इन आइसोट्रॉपिक मिनरल्स, जो आइसोट्रॉपिक मिनरल्स होंगे, लाइट ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी। लाइट ट्रेवल करेगी विद द सेम वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन, सारी ही डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हम उस मिनरल से लाइट पास करेंगे तो वो सेम वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी, उसमें वेलोसिटी की कोई चेंजेस नहीं होगी। द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम इन ऑल डायरेक्शन। इस वजह से उनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होंगी एवरी डायरेक्शन में। सो दे हैव ओनली अ सिंगल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसीलिए इनका एक सिंगल वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके, मिनरल्स बिलोंगिंग टू आइसोमेट्रिक सिस्टम आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो हमारे मिनरल्स आइसोमेट्रिक सिस्टम से बिलोंग करते हैं उन्हें हम आइसोट्रॉपिक इन नेचर कहते हैं, एंड दस हैव अ सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में सेम है, यानी वेलोसिटी हर डायरेक्शन में सेम होगी, तो यानी इनका एक सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जैसे कि हैलाइट हो गया, गार्नेट, etc। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स। अब एनाइसोट्रॉपिक यानी कि ऐसे मिनरल्स जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो करते हो, यानी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो डिफरेंट होंगे। ओके, तो उन मिनरल्स को हम एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स बोलते हैं। द लाइट डजंट ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन, तो इस वजह से उस मिनरल से जब भी हम लाइट पास करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन से, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, सेम
नहीं रहती. ओके, दस द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम. इसी वजह से उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं होंगी इन ऑल डायरेक्शन. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. ओके, सो दे हैव अ 2 और मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसी वजह से उनका एक से ज़्यादा भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है. Minerals belonging to the tetragonal and the hexagonal system will have 2 refractive indexes. वो मिनरल जो कि टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल सिस्टम से बिलोंग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं, उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उनके 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के चांसेस हैं. ओके, मिनरल्स बिलोंगिंग टू द ऑर्थोरोम्बिक, वो मिनरल जो कि ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर शो करते हैं, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक सिस्टम, हैव इवन 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इनकी 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो सकती है. नाउ यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं जैसे कि हमें बेसिकली याद होना चाहिए थोड़ा बहुत. जैसे कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, एयर का होता है 1.003. ओके, प्योर वाटर का 1.3. ये कुछ मेन ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. ओके, ग्लास 1.5, डायमंड का 2.4 क्योंकि ये थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर और हार्ड स्ट्रक्चर होता है. ओके, कैल्साइट हो गया हमारा, कोरंडम हो गया, जिप्सम. ना एबेज रिफ्रैक्टोमीटर. एबेज रिफ्रैक्टोमीटर ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आइडेंटिफाई करता है. ओके, कि हमारा कोई भी मिनरल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा वो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली शो कर सकता है. ओके, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है, कैसा होता है कंस्ट्रक्शन. यानी ये हमारा सिंपली टेलीस्कोप टाइप होगा. उसके बाद यहाँ पे 2 हाफ हमारे क्या होंगे, हाफ हमें दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, प्रिज्म है. और इन प्रिज्म के बीच में जो गैप दिख रही है हमें लाइनिंग सी, उसमें हम सैंपल को प्लेस करेंगे जिसका भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है. रिफ्रैक्टिव ओके, मेजरिंग प्रिज्म है ये. ओके, इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म, इल्यूमिनेटिंग यानी कि वहाँ पे लाइट सोर्स नहीं होगा. ओके, यहाँ पे फिर क्या होगा, ये इस तरह से मतलब इसका प्रोसेस है और हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मिनरल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजीली. The refractive index of a material can be determined with the instrument known as Abbe's refractometer. यानी कि कोई भी हमारा मिनरल है अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम Abbe's रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं. अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड इज प्लेस्ड बिटवीन द प्रिज्म. जैसा कि मैंने बोला उन प्रिज्म के बीच में ही हमें अपना सैंपल लिक्विड रख देना है. लिक्विड फ्रॉम सोडियम लैम्प यानी कि लाइट फ्रॉम द सोडियम लैम्प. सोडियम लैम्प से एक लाइट आएगी, इज मेड टू फॉल ऑन द लोअर साइड ऑफ द प्रिज्म. यानी कि जो लोअर साइड है प्रिज्म का वहाँ पे क्या होगा, लाइट फॉल करेगा, ये लोअर साइड. ओके, उसके बाद क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ मिरर, ये मिरर की हेल्प से लाइट सोर्स को मतलब ट्रांसफर किया जाएगा लोअर पोर्शन पे, जो लोअर वाला हमारा प्रिज्म है. The lower prism is arranged in a such way that all the light passes through the lower prism from all direction. वो lower prism इस तरह से अरेंज किया गया है कि मतलब कि हमारे जो लाइट है वो ऑल डायरेक्शन से ईजिली पास होगी लोअर प्रिज्म से. ओके, हाउएवर नो लाइट पास थ्रू द अपर प्रिज्म. और इस तरह से वो कंस्ट्रक्ट किया गया है कि सिर्फ नीचे वाले प्रिज्म पे ही लाइट पड़ेगी, लेकिन हमारे ऊपर वाले प्रिज्म के ऊपर बिल्कुल भी लाइट नहीं जाएगी. सिर्फ कितनी होगी, मोर देन ग्रेजिंग इंसिडेंस, यानी ग्रेजिंग इंसिडेंस से ज़्यादा नहीं होगी. ग्रेजिंग इंसिडेंस यानी कोई भी हमारी लाइट आ रही है और वो सरफेस अंदर मतलब कि 90 डिग्री से क्या हो रही है, बेंड हो जा रही है, तो ये हमारा ग्रेजिंग एंगल होता है और इससे ज़्यादा इंसिडेंस एंगल नहीं होना चाहिए. दिस कॉज द फील्ड अपीयर एज अ डार्क. इसकी वजह से फील्ड कैसा दिखता है, डार्क एंड लाइट बैंड फ्रॉम द टेलीस्कोप. ओके, और डार्क एंड लाइट बैंड हमें शो होती है टेलीस्कोप में और उससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड द यूजेस. यहाँ पे मिसिंग पोर्शन यहाँ पे रह गया थोड़ा सा. व्हेन वी पुट द सैंपल बिटवीन द प्लेटेड दिस बैंड शिफ्टेड. जब हम उस सैंपल को रखेंगे उन प्लेट्स के बीच में, ओके, बैंड शिफ्ट हो जाएगा. द प्रिज्म असेंबली इज रोटेटेड. जो प्रिज्म असेंबली है वो रोटेट होगी विद द हेल्प ऑफ द साइड नोब टिल द क्रॉस वायर ऑफ द टेलीस्कोप कंसाइड विद द एज ऑफ द ब्राइट बैंड. यानी कि जब तक कि इसे हम रोटेट करेंगे मतलब कि वहाँ पे नोब की हेल्प से, तब जब तक कि वहाँ पे क्या होता है, टेलीस्कोप कंसाइड ना हो जाए, एक फिक्स पॉइंट पे ना आ जाए विद द एज ऑफ द ब्राइट बैंड, यानी ब्राइट बैंड के एज पे.
दिस शिफ्टिंग गिव्स द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस, और यहाँ से हमें पता चलता है रिफ्रैक्शन का एंगल कितना होगा किसी भी सैंपल का. Now, what is the applications and the uses? It is used in the examination of the organic compound. Organic compound के examination के लिए use कर सकते हैं, जैसे कि oil, solvent, etc. solution, food product, serum, protein concentration identify करने के लिए. इन वेटरनरी मेडिसिन, जो वेटरनरी मेडिसिन होती है यानी कि एनिमल्स की मेडिसिन होती हैं, ये रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज टू मेजर द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड सैंपल. और इसका हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर का टोटल जो ब्लड प्लाज्मा होगा, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को. ओके, इन गैमोलॉजी और रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज टू आइडेंटिफाई द जेम मटेरियल्स बाय मेजरिंग द देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी कि हम उसके जेम मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें रिफ्रैक्टोमीटर की हेल्प से पता लग सकता है. सिंस द इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर. ये कांस्टेंट होता है टेम्परेचर और प्रेशर के कांस्टेंसी के साथ. ओके, इट कैन बी यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है. इट इज यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द ऑयल्स, फैट्स एंड द वैक्सेस. यानी ऑयल्स, फैट्स और वैक्सेस की जो इम्प्योरिटी है, प्योरिटी है, उसे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द शुगर इन शुगर सॉल्यूशन. कोई भी शुगर सॉल्यूशन है, उसका शुगर की कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट क्या है, उसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन जनरल फॉर डिटरमाइनिंग द सॉलिड टोटल सॉलिड्स इन फ्रूट जूस. यानी कि अगर हम जनरली बात करें, यानी फ्रूट जूस में कितना सॉलिड है, उसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. टोमेटो प्रोडक्ट्स हो गया, हनी, सिरप, सोडा वाटर. ओके, तो ये सारी हमारे एप्लीकेशंस, यूजेस हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने के. नाउ in next lecture we will discuss about the determination of the dipole moment. Thank you so much. Please share with your friends and classmates as well as and like and share more and more.